वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि तुम्हें फिजिक्स के आगे के वीडियोस भी मिलते रहें। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। चलो, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग 11th का बेसिक टॉपिक 11th का फिजिक्स का 11th का एक बेसिक चैप्टर वेक्टर सीखेंगे। वेक्टर्स होते क्या हैं, उनको एडिशन करने के क्या रूल्स होते हैं और उनके बेसिक कंसेप्ट्स क्या होते हैं। वेक्टर फिजिक्स का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर इसलिए भी बन जाता है क्योंकि पूरी फिजिक्स में इसका यूज़ करना पड़ता है, चाहे वो फोर्सेस हो, मोमेंटम हो, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, हर जगह हमें कहीं जहाँ भी हमें डायरेक्शन की बात करनी होती है वहाँ हमें वेक्टर्स की बात करनी पड़ती है। वेक्टर्स स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। वेक्टर्स को क्या होते हैं वेक्टर्स? ऐसी कई क्वांटिटीज हैं जिनको डिफाइन करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़ती है, वो कहलाते हैं वेक्टर्स। ऐसी कुछ क्वांटिटीज होती हैं जिनको डिफाइन करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड की ही सिर्फ जरूरत पड़ती है, वहां डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं होता। वो क्वांटिटीज कहलाती हैं स्केलर्स। फॉर एग्जांपल, अगर किसी से पूछा जाए कि उसका वेट कितना है तो उसने कहा 40 kg, 60 kg, 80 kg। कोई उससे ये नहीं पूछेगा कि ये ईस्ट की तरफ जाते समय है कि नॉर्थ की तरफ जाते समय है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर किसी से पूछा जाए कि कोई फोर्स लगा रहा है तो वो किस डायरेक्शन में लगा रहा है, इसका इंपॉर्टेंस है। फॉर एग्जांपल, इस मार्कर को, इस पेन को अगर हमें टेबल से, ग्राउंड से उठाना है तो हमें फोर्स को ऊपर की तरफ लगाना पड़ेगा। अगर हम फोर्स को ऐसे लगाते हैं तो हम फोर्स को भले ही बहुत लगा रहे हैं लेकिन ये उठेगा नहीं, तो हमें फोर्स ऊपर की तरफ लगानी पड़ेगी, यानी डायरेक्शन यहां इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम कैटेगराइज करें तो वेक्टर वो क्वांटिटीज हैं जिनको डिफाइन करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़ती है। यानी वेक्टर्स आर दोज क्वांटिटीज which are explained by both magnitude and direction, whereas scalars are those quantities which are explained by magnitude alone. तो वेक्टर्स के अगर हम एग्जांपल्स देखें तो कई हो सकते हैं। वेक्टर के एग्जांपल्स हम कह सकते हैं फोर्स है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, एंड सो ऑन। सो मेनी एग्जांपल्स। स्केलर्स ये वो क्वांटिटी होती हैं जिन्हें डिफाइन करने के लिए हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए। यानी स्केलर्स के एग्जांपल्स की अगर हम लोग बात भी कर लें यहीं पर, तो डिस्टेंस हो गया, स्पीड हो गई, एंड सो ऑन। कई ऐसी क्वांटिटीज हो सकती हैं जिन्हें डिफाइन करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड सफिशिएंट है, वो है स्केलर्स। ठीक है, डिस्टेंस, स्पीड, फोर्स, वेलोसिटी। इस चैप्टर में हम लोग फोकस रहेंगे वेक्टर्स पर। तो हमें बात करनी है वेक्टर्स के इस टॉपिक में, इस चैप्टर में। वेक्टर को हमेशा एक एरो मार्क से शो करते हैं। ये एरो मार्क उसके डायरेक्शन को शो करता है। जहां इस वेक्टर का ये उसका हेड कहलाता है, जैसे कोई तीर है तो ये उसका हेड कहलाता है, उस तीर का हेड कहलाता है, और ये जो पिछला हिस्सा है ये उस तीर का टेल कहलाता है। तो हम जब वेक्टर को डिफाइन करते हैं तो हमेशा एक एरो मार्क से डिफाइन करते हैं। जैसे अगर हमने कहा कि कोई फोर्स है जो पॉजिटिव एक्स में लग रही है, कोई पार्टिकल है जो पॉजिटिव एक्स में जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड है जो पॉजिटिव एक्स में, मैग्नेटिक फील्ड है जो पॉजिटिव एक्स में, तो ये उसका रिप्रेजेंटेशन होता है। किसी भी एरो मार्क की जो लंबाई है, उसकी जो लंबाई है ये उसके मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल होती है। यानी द लेंथ ऑफ एरो इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। जैसे आप लोगों ने ग्राफ पेपर में किया होगा कि अगर आपने यह तय कर लिया कि हम 1 इंच को 1 किलोमीटर कहना चाहते हैं, ग्राफ पेपर्स में हम लोग लेते हैं ना, स्केल लेते हैं ना, कि अगर हमने 1 इंच का गैप लिया और हमने कह दिया कि इट इज इक्विवेलेंट टू 1 किलोमीटर, तो इसका मतलब अगर हम ग्राफ पेपर पे 6 इंच का गैप ले रहे हैं
तो हम 6 किलोमीटर की बात कर रहे हैं, जिसे स्केलिंग भी कहते हैं। जैसे आप देखोगे मैप्स में भी लिखा रहता है स्केल। स्केल मतलब उसका 1 इंच, 1 सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर कितने डिस्टेंस के इक्विवेलेंट है, दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट डिस्टेंस। तो किसी वेक्टर की जो लंबाई है उसके ये जो एरो मार्क है उसकी जो लंबाई है ये प्रोपोर्शनल है उसके मैग्नीट्यूड के। यानी एग्जांपल के लिए आप कह सकते हो कि अगर हमने 10 न्यूटन की फोर्स को रिप्रेजेंट किया है इतने गैप से, इस डायरेक्शन से, इतने मैग्नीट्यूड से, तो अगर हमें 10 न्यूटन की फोर्स ये हमने रिप्रेजेंट किया, हमें 2 न्यूटन की फोर्स रिप्रेजेंट करनी हो पॉजिटिव एक्स में, तो वैसे छोटा होगा। तो मैग्नीट्यूड इसके प्रोपोर्शनल होगा। किसके प्रोपोर्शनल होगा? वेक्टर, इस एरो मार्क की लंबाई के। तो वेक्टर की दिशा हमेशा किधर होगी? जिधर ये एरो मार्क है। जब हम मैथमेटिकली वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम उस पर किसी भी अल्फाबेट पर हम एक एरो मार्क बैठाते हैं जो उसे वेक्टर बनाता है। यानी अगर हमने इस ए पर एरो मार्क बैठाया तो ये वेक्टर की बात कर रही है। यानी ए ये क्या है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? ये रिप्रेजेंट कर रहा है वेक्टर को। अब एक चीज हमें हमेशा अपने ध्यान में रखनी होगी कि अगर वेक्टर है तो उसके पास में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा। जब हम बात करते हैं इसके मॉड्यूलस की, या हमें यह पता है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है लेकिन बावजूद इसके हम इस पर वेक्टर साइन ना लगाएं, हम ऐसे लिख दें सिर्फ, तो ये कन्वेंशन होता है कि हम उसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। यानी अगर हमने ये लिखा है ऐसे तो ये क्या बता रहा है? ये उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड बता रहा है। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के कंसेप्ट को बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, ध्यान से समझो। अगर तुमने कहा कि एक 10 न्यूटन की फोर्स पॉजिटिव एक्स के डायरेक्शन में लग रही है तो 10 ये उसका मैग्नीट्यूड हो गया, पॉजिटिव एक्स ये उसका डायरेक्शन हो गया, और न्यूटन ने बता दिया कि आप फोर्स की बात कर रहे हो। अगर इन केस यही रहा होता 10 न्यूटन पर कूलम्ब और ये पॉजिटिव एक्स में होता, तो इसका मतलब होता कि ये न्यूटन पर कूलम्ब किसकी यूनिट है? इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो 10 न्यूटन पर कूलम्ब का इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉजिटिव एक्स के डायरेक्शन में। तो मैग्नीट्यूड का मतलब ये 10, डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स, पॉजिटिव वाई, नेगेटिव वाई, एंड सो मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ये दोनों बातें बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए आपको, इसमें कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। किसी वेक्टर का कभी मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं हो सकता। कई बार स्टूडेंट्स को इस चीज पर मैंने कंफ्यूज देखा है कि अगर कहा गया है 10 न्यूटन की फोर्स निगेटिव एक्स में, तो फोर्स निगेटिव नहीं है, डायरेक्शन उसका निगेटिव आप कह रहे हो। आपने अगर इस डायरेक्शन को पॉजिटिव बोलना तय किया है, पॉजिटिव एक्स, तो अपोजिट डायरेक्शन को आप नेगेटिव बोल रहे हो। बात बस इतनी सी है, ठीक है। कभी किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं होता। तो नेगेटिव क्या है? उसका डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल अगर ये मार्कर मैंने ऐसे पकड़ा है, ये पॉजिटिव एक्स का डायरेक्शन है, तो ये फोर्स फिलहाल पॉजिटिव एक्स में लग रही है। अगर इसका डायरेक्शन हमने इधर की तरफ दिखाया तो ये नेगेटिव एक्स हो गया। तो 10 न्यूटन की फोर्स पॉजिटिव एक्स, 10 न्यूटन की फोर्स नेगेटिव एक्स, दोनों के ही मैग्नीट्यूड्स 10 ही हैं। तो डायरेक्शन का अंतर है, एक को अगर हमने पॉजिटिव बोलना तय किया तो एक को हमने नेगेटिव बोलना तय किया। जैसे लीनियर मोशन में करते हैं, अगर बॉल को ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है तो बॉल ऊपर की तरफ जा रही है तो उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव, ग्रेविटी नीचे लग रही है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे लग रही है, इसलिए उसको नेगेटिव लेते हैं। जैसे हम लोगों ने एक वीडियो लेक्चर इस पर डाला हुआ है कि जो बॉल थ्रोन अप वाला कंसेप्ट है, बॉल को जाने में समय, आने में समय, टाइम ऑफ एसेंड एक्सेट्रा। तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं होता। अगर उसका नेगेटिव है तो क्या है? उसका डायरेक्शन नेगेटिव है। इतनी बात को आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लो। अब हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे। अब इतनी बात आपको ऑलरेडी क्लियर हो चुकी है कि वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों। वेक्टर कई तरह के हैं। अगर हम कहते हैं कि दो वेक्टर्स पैरेलल हैं,
तो इसका मतलब ये हुआ कि उनके डायरेक्शंस पैरेलल होंगे, जैसे ये दो वेक्टर शो किए गए पॉजिटिव एक्स में। लेकिन आप एक चीज का ध्यान दो, लाइंस के जो लंबाई है वो अलग अलग है, लाइन की लंबाई अलग अलग है। तो दो वेक्टर्स अगर पैरेलल हैं तो उनके मैग्नीट्यूड्स डिफरेंट भी हो सकते हैं और उनके मैग्नीट्यूड्स सेम भी हो सकते हैं। दोनों फिगर्स में एक डिफरेंस को समझो, एक डिफरेंस को पहचानो। एक सेगमेंट है, एक ये सेगमेंट है, एक ये ग्रुप है, ये ग्रुप है। तो दोनों केसेस में, पहला केस वेक्टर्स पॉजिटिव एक्स में हैं, लेकिन एक की लंबाई और दूसरे की लंबाई में अंतर है, मैग्नीट्यूड्स में अंतर है। और यहां दोनों के डायरेक्शन सेम है और दोनों के मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो ये पर्टिकुलर केस बन कर जाता है इक्वल वेक्टर का। यानी अगर हमसे कहा जाए तो कि दो वेक्टर्स इक्वल हैं, तो इसका मतलब निकलेगा कि उनके मैग्नीट्यूड्स भी सेम हैं और उनके डायरेक्शंस भी सेम हैं। अब यहीं पर एक क्वेश्चन एग्जामिनर फ्रेम कर सकता है कि क्या दो पैरेलल वेक्टर्स इक्वल वेक्टर्स भी होते हैं? कैन टू पैरेलल वेक्टर्स बी इक्वल वेक्टर? यस, देयर इज पॉसिबिलिटी व्हेन देयर मैग्नीट्यूड्स आर सेम। अगर इसी बात को एग्जामिनर हमारे सामने ऐसे रख दे कि टू पैरेलल वेक्टर्स मस्ट बी इक्वल वेक्टर्स, तो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि पैरेलल वेक्टर्स में तो मैग्नीट्यूड डिफरेंट और सेम दोनों हो सकते हैं। तो हम लोग आज की क्लास में, इस वीडियो लेक्चर में, सब जो उसके बेसिक कंसेप्ट्स हैं, एलिमेंट्री कंसेप्ट्स हैं, और साथ साथ में जो उसमें क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं, हम लोग वो भी डिस्कस करते चल रहे हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखो, ध्यान समझो, जहां जहां जरूरत पड़े वीडियो को पॉज करके अपने नोट्स को बनाते जाओ। तो इक्वल वेक्टर इसी का एक पर्टिकुलर केस है। किसका पर्टिकुलर केस है? पैरेलल वेक्टर का। इक्वल वेक्टर, यही फिगर हम लोग वापस से रिपीट कर लेंगे, यानी जब दोनों के मैग्नीट्यूड्स और डायरेक्शंस दोनों इक्वल हैं। यानी अगर हमसे यह कहा जाता है कि दो पार्टिकल्स चल रहे हैं और उनकी वेलोसिटीज इक्वल हैं, वेलोसिटी वर्ड कहते ही ये अंडरस्टूड है कि बात हो रही है वेक्टर की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की। तो अगर वेलोसिटीज इक्वल है तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इक्वल होगा। यानी अब आप लोग इस जगह पर एक कंसेप्ट अपने दिमाग में परमानेंटली बैठा लो। पूरी फिजिक्स में जरूरत पड़ती है इसकी, क्या 11th का चैप्टर, क्या 12th का चैप्टर। अगर वेक्टर्स इक्वल हैं तो उनके मैग्नीट्यूड्स और उनके डायरेक्शंस दोनों इक्वल, यानी दोनों सेम होंगे, मैग्नीट्यूड भी सेम, डायरेक्शन भी सेम। क्या होता है यूनिट वेक्टर? इसकी जरूरत काफी पड़ती है, क्वेश्चंस में काफी पड़ती है। यूनिट वेक्टर यानी यूनिट वर्ड मैथ्स में हम लोग किसके लिए यूज करते हैं? वन के लिए, वन के लिए। तो यूनिट वेक्टर यानी एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो? वन, और उसका अपना कुछ स्पेसिफाइड डायरेक्शन हो। जैसे हम कहें कि हमने 10 न्यूटन की फोर्स पॉजिटिव एक्स में लग रही थी, 10 न्यूटन की फोर्स पॉजिटिव एक्स में लग रही थी, हमने उसको 10 से डिवाइड कर दिया। 10 उसका मैग्नीट्यूड था ना, 10 न्यूटन की फोर्स पॉजिटिव एक्स में लग रही थी, हमने उसको 10 से उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, क्या बचा? 1 न्यूटन की फोर्स पॉजिटिव एक्स में, दैट विल बी द यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर यानी उसके पास मैग्नीट्यूड होता है यूनिटी का, दैट इज 1, और उसके पास अपना कोई फिक्स्ड डायरेक्शन होता है। तो यूनिट वेक्टर को पाया कैसे जाता है, इसको हम लोग आगे टॉपिक्स में इसको डिटेल में पढ़ेंगे। यूनिट वेक्टर को दिखाते हैं हम वेक्टर के ऊपर, अल्फाबेट के ऊपर कैप बना के। कैसे निकाला जाता है? किसी वेक्टर को उसके खुद के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो वो एक यूनिट वेक्टर बन जाएगा। यानी अगर 10 न्यूटन की फोर्स पॉजिटिव एक्स को 10 से डिवाइड कर दें तो क्या बचा? 1 न्यूटन की फोर्स पॉजिटिव एक्स में, तो दैट इज यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर हमेशा उसी डायरेक्शन में होगा जो ओरिजिनल वेक्टर था। ओरिजिनल वेक्टर मतलब जो वेक्टर ए था, जो डायरेक्शन इसका है वही डायरेक्शन इसके यूनिट वेक्टर का भी होगा। इसी कंसेप्ट को आगे जब रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से पढ़ा जाता है तो आप 10 न्यूटन की फोर्स पॉजिटिव एक्स को 10 आई कैप लिख देते हो, बिकॉज आई कैप रिप्रेजेंट्स द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। अगर 10 न्यूटन की फोर्स पॉजिटिव वाई में लग रही हो तो आप उसको 10 जे कैप लिख देते हो, जहां जे कैप कह दे बता देगा उसे पॉजिटिव वाई का डायरेक्शन मिला है। ये चीजें हम लोग आगे लेक्चर्स में सीखते जाएंगे। आगे बढ़ते हैं।
कैसे डिफाइन करते हैं हम निगेटिव वेक्टर को? ये भी एक ऐसा कंसेप्ट है जिसकी काफी जरूरत पड़ती है, न्यूमेरिकल्स में काफी जरूरत पड़ती है। तो फिजिक्स एक न्यूमेरिकल्स बेस्ड सब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट लोगों को इसीलिए टफ लगता है क्योंकि वो न्यूमेरिकल से कतराते हैं, न्यूमेरिकल से भागते हैं। ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी थ्योरी भी न्यूमेरिकल के जरिए ही क्लियर होती है। तो जब आप क्वेश्चन ज्यादा फेस करते हो तो ये सब्जेक्ट आपको और क्लियर होता चला जाता है। निगेटिव वेक्टर का मतलब क्या हुआ? किसी वेक्टर का सेम मैग्नीट्यूड ले लो और उसका डायरेक्शन पलट दो। फॉर एग्जाम्पल, पहले यहां ध्यान देते हैं, हमारे पास ये कोई वेक्टर है जिसे हमने कहा वेक्टर ए। अब निगेटिव वेक्टर और कुछ नहीं होता, ए वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, दोनों की लंबाई एक जैसी, ए वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन। यानी अगर ये ए वेक्टर है तो इसे कहते हैं माइनस ए, दैट इज निगेटिव वेक्टर। तो ये अपोजिट डायरेक्शन में, और इनके जो मैग्नीट्यूड्स हैं वो सेम। अगर आपको नोट्स बनाना हो तो आप ऐसे लिख भी सकते हो कि निगेटिव वेक्टर इज ऑफ सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन दैट ऑफ ए गिवन वेक्टर। अब अगर इसको हमने ए कहा तो ये माइनस ए है, पॉजिटिव एक्स निगेटिव एक्स, दैट इज कॉल्ड निगेटिव वेक्टर। तो अगर क्वेश्चन कहता है कि वेक्टर निगेटिव है तो अब ये अंडरस्टूड हो गया कि उसका मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन उसका डायरेक्शन अपोजिट होगा। कब हम कुछ वेक्टर्स को कोप्लैनर बोलते हैं? कोप्लैनर वेक्टर्स जब ये सेम प्लेन में लाई करें। एक प्लेन का मतलब क्या होता है? हम फिजिक्स में ओवरऑल तीन तरह से चीजों को डिफाइन करते हैं। या तो वो एक लाइन पर होगा, लीनियर मोशन, मैकेनिक्स का पहला टॉपिक लीनियर मोशन, या वो टू डायमेंशनल मोशन करता है। टू डायमेंशनल मोशन जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन का भी एक वीडियो लेक्चर आपके इस चैनल पे है, आप उसको चेक कर सकते हो। प्रोजेक्टाइल मोशन और थ्री डायमेंशनल मोशन, यानी मोशन को आप तीन हिस्से में बांट सकते हैं, लीनियर, टू डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल। लीनियर अंडरस्टूड है, कोई पार्टिकल ऐसे चल रहा है सीधे एक लाइन पर। टू डायमेंशनल मोशन जैसे मान लो ये बोर्ड है, कोई बॉडी, जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, बॉल को ऐसे फेंका गया, बॉल ऐसे एक पैराबोलिक पाथ लेते हुए नीचे आई। सर्कुलर मोशन का भी वही कंसेप्ट है। सर्कुलर मोशन का भी एक वीडियो आपके इसमें है, आप उसको पढ़ सकते हो। आप उसके अगर कहीं कोई डाउट्स हैं तो उसको आप पूछ भी सकते हो और अपने नोट्स को उसके हिसाब से बनाते जाओ। कोप्लैनर यानी ऐसे वेक्टर्स जो सेम प्लेन में हो, और प्लेन जैसे ही वर्ड यूज हुआ इसका मतलब दो डायरेक्शंस होंगे। फॉर एग्जांपल बोर्ड के हिसाब से एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो ये बोर्ड एक प्लेन हो गया। अपने दिमाग में कंसेप्ट बना सकते हैं आप किसी दीवार का, कोई दीवार है वो एक प्लेन हो गई। तो कोप्लैनर वेक्टर्स क्या हैं? वेक्टर्स लाइंग इन द सेम प्लेन। अभी हम लोगों ने इसको पढ़ा नहीं है लेकिन एक एग्जांपल ले लेते हैं, इससे आगे बढ़ेंगे। जैसे एक वेक्टर है हमारे पास 3i कैप प्लस 4j कैप। अभी आप लोग इतना समझ लो कि i कैप यानी पॉजिटिव x, j कैप यानी पॉजिटिव y, रिप्रेजेंटेशन है। और एक दूसरा वेक्टर है b और वो मान लो है 6i प्लस 2j। तो ये दोनों वेक्टर्स कोप्लैनर हैं क्योंकि ये एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहे हैं, दोनों के पास एक्स और वाई के कंपोनेंट्स हैं। तो दिस इज कॉल्ड कोप्लैनर। तो यानी अगर कहीं भी आगे किसी चैप्टर में, चाहे वो 11th का कोई चैप्टर हो, 12th का कोई चैप्टर हो, वहां पे अगर हम कोप्लैनर वेक्टर्स की बात करेंगे तो अब आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर इमेज बननी चाहिए कि कोप्लैनर वेक्टर्स हैं, इसका मतलब वो सेम प्लेन में लाई कर रहे होंगे। कब हम किसी वेक्टर को नल वेक्टर कहते हैं? नल वेक्टर या इसी को जीरो वेक्टर भी कहते हैं। नल या जीरो वेक्टर, अगेन शब्द से ही जाहिर है, कई चीजें तो हमारे उस टर्म में ही रहती हैं, बस हमको उसको थोड़ा सा ध्यान देते हैं हम तो मिल जाएगी, हम उसे हमें ढूंढना पड़ता है बस। नल मीन्स जीरो, जीरो वेक्टर यानी एक ऐसा वेक्टर जिसका कि मैग्नीट्यूड है जीरो, और अगर उसका मैग्नीट्यूड जीरो हो गया तो उसका डायरेक्शन एक तरह से आर्बिट्रेरी यानी अनडिफाइंड, आर्बिट्रेरी डायरेक्शन। तो
नल वेक्टर क्या होता है? नल वेक्टर इज ए वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 0 एंड डायरेक्शन आर्बिट्रेरी, यानी उसका जो डायरेक्शन है वो फिक्स नहीं है, वो पता नहीं है, वो अनडिफाइंड टाइप से है, वो आर्बिट्रेरी है। जैसे आप कह सकते हैं कि कोई डॉट, कोई बिंदु, कोई डॉट, तो उसका कोई डायरेक्शन नहीं है। तो नल वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 0 होता है। आप अगर उसका नोट बनाना चाहो तो नल वेक्टर इज ए वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 0 बट अनडिफाइंड डायरेक्शन। अनडिफाइंड डायरेक्शन को ही आर्बिट्रेरी डायरेक्शन भी कई बार बुक्स रिप्रेजेंट कर देती हैं, आर्बिट्रेरी डायरेक्शन या अनडिफाइंड डायरेक्शन। वीडियो पॉज करो, इसको इतने को नोट कर लो। लीनियर मोशन की शुरुआत होती है वेलोसिटी से, वहां पे इसकी इस कंसेप्ट की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ती है, पोजीशन वेक्टर। कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग पोजीशन वेक्टर को? पोजीशन वेक्टर, अंडरस्टूड है वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर को जब डिफाइन करते हैं तो हम कोई ना कोई एक्सिस जरूर डिफाइन करते हैं, हम अपनी ओरिजिन जरूर डिफाइन करते हैं। तो अगर हम कहें कि कोई पॉइंट है, कोई पार्टिकल है और वो इस लोकेशन पर है, वो ए लोकेशन पर है और ये ओरिजिन है ओ, तो ओ से ए को जोड़ दो, एक लाइन से जोड़ दो। ये लाइन ओ से ए, ये लाइन उस पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर कहलाती है। यानी अगर कोई पार्टिकल है लीनियर मोशन में, यहीं से स्टार्ट होता है टॉपिक, अगर कोई वहां पे पहले डिस्प्लेसमेंट, फिर वेलोसिटी, फिर वहीं से एक्सेलरेशन, तो अगर कोई पार्टिकल है पॉइंट ए पर, उसको ओरिजिन से जोड़ दो, तो ये जो लाइन आई ओ से ए, दिस इज कॉल्ड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। तो आप ये भी कह सकते हो व्हाट इज पोजीशन वेक्टर? पोजीशन वेक्टर इज द लाइन जॉइनिंग फ्रॉम ओरिजिन टू द पर्टिकुलर पॉइंट इन स्पेस। तो ये कोई पॉइंट है, हमने उसको ऐसे जोड़ा, तो ये पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर कहलाएगा और उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ऐसे होता है। जो इनिशियल पॉइंट होता है वहां से फाइनल पॉइंट की तरफ, यानी ये बताता है कहां से शुरुआत है और ये बताता है कहां पे अंत है। और यही पोजीशन वेक्टर जब लीनियर मोशन में यही कंसेप्ट जाता है, तो पहले पार्टिकल यहां था, बाद में पार्टिकल यहां पहुंच गया, तो ये ओ ए इधर खींच देते हैं, वो ओ बी बन जाता है। ये कहलाता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और इसी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को जब टाइम गैप से डिवाइड करते हैं तो मिल जाता है वेलोसिटी वेक्टर। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। कुछ ऐसे वेक्टर होते हैं जिन्हें आप कहते हैं एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर ये क्या होते हैं? यानी जो एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग हो। जैसे कोई बॉडी रोटेट करती है तो रोटेशन मोशन का कंसेप्ट है। जैसे मान लो ये बॉडी ऐसे रोटेट कर रही है, ये पेन, ये मार्कर ऐसे रोटेट कर रहा है, तो ये इसकी एंगुलर वेलोसिटी को निकालने का तरीका होता है कि जिधर ये पेन जैसे ऐसे रोटेट कर रहा है तो उंगलियों को रोटेशन के सेंस में रखते हैं और ये जो थंब है, अंगूठा है, ये डायरेक्शन दिखा देता है एंगुलर वेलोसिटी का। तो व्हाट आर एक्सियल वेक्टर्स? द वेक्टर्स which are along the axis of rotation of a rotating body. Examples: angular velocity, angular acceleration, angular momentum, torque, etc. ये सारे एग्जाम्पल्स एक्सियल वेक्टर्स के ही तो हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो लेक्चर में, इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स को पूछो। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग सीखेंगे वेक्टर्स को ऐड कैसे करते हैं, सब्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, और फिर उसका डायग्राम मेथड, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर एंड सो ऑन। ओके बेटा, थैंक्स अ लॉट।